कैश फ्लो स्टेटमेंट एफआरएम का चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूं, फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसा कि ये नाम कह रहा है कैश का फ्लो होना, दो तरह से कैश का फ्लो होता है, आइदर कैश आता है या कैश जाता है, ये दो ही होता है। लेकिन उसके कई एक्टिविटीज होते हैं। कभी कभी आपके पास रोज कैश का जो आना जाना होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, जैसे सबसे पहले हम लोग को नेट प्रॉफिट मिलता है ना, ये नेट प्रॉफिट में कई तरह के एक्सपेंसेस आपके माइनस होते हैं। ये नेट प्रॉफिट में कई तरह के इनकम भी ऐड होते हैं और कई तरह के एक्सपेंसेस भी लेस होते हैं। अब कुछ एक्सपेंसेस होते हैं कैश एक्सपेंसेस, जिसको माइनस होना ही चाहिए क्योंकि कैश का पेमेंट हुआ है तो माइनस हुआ। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनसे कैश का कोई मूवमेंट नहीं होता है, ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग नॉन कैश एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, उस नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम लोग ऐड बैक कर देते हैं। जैसे देखोगे आप लोग डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन किसी एसेट्स का होता है तो उस डेप्रिसिएशन का पैसा को उठाकर हम नाली में नहीं फेंक देते, वो हम जस्ट मान लेते हैं कि मेरा एसेट्स इतना से डेप्रिसिएटेड हुआ है, आपका कैश का मूवमेंट कहीं नहीं हो गया। तो डेप्रिसिएशन अगर होता है तो डेप्रिसिएशन आपके फिक्स एसेट्स का होता है और उससे आपका कैश का मूवमेंट नहीं होता। उसी तरह से अमोर्टाइजेशन ऑफ एनी इंटेंजिबल एसेट्स और एनी फिक्सिशियस एसेट्स, कोई भी फिक्सिशियस एसेट्स का अमोर्टाइजेशन होता है, रिटर्न ऑफ होता है, उससे भी आपका कोई पैसा कहीं जाता नहीं है। जनरल रिजर्व में आप पैसा ट्रांसफर करते हो तो इसका मतलब नहीं है कि आप पैसा कहीं और रख दिए, बस इस पॉकेट से निकाल के इस पॉकेट में रखे हो कि ये पैसा मेरा सेफ रहे, या कोई गुल्लक में पैसा रखे हो, वो पैसा आपका मूवमेंट नहीं हुआ, पैसा आप ही के पास है। तो जनरल रिजर्व का ट्रांसफर, ये सब नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। लॉस ऑन प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, सेल ऑफ एनी एसेट्स, वो भी क्या होता है आपका लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग होता है, इनकम या एक्सपेंसेस या लॉस होता है नॉन ऑपरेटिंग। वो ऐसा नहीं है कि ये आप मशीन नहीं बेचोगे, पुराना मशीन नहीं बेचोगे, पुराना फर्नीचर नहीं बेचोगे तो आपका बिजनेस ऑपरेट नहीं होगा। हाँ, वो बेच देने से आपका कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है। तो अगर लॉस हो गया तो आप उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, क्योंकि वो एक्सपेंसेस साइड में रहता है ना। तो अगर लॉस हो गया तो आप उसको ऐड कर दोगे और अगर गेन हो गया तो आप उसको लेस कर दोगे। ऐसा सब कुछ करने के बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम पहले से एक चीज होता है कि हम पहले मान लिए कि हमको कितना टैक्स पेड करना है, तो जो मान लिया वो आप पीएल के डेबिट में लिखे हो, वहां पे आपका टैक्स पेड हुआ है। बट एग्जैक्टली जो आपका पेमेंट होता है ना वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में होता है, लेकिन जो मान लिया हुआ चीज है कि हमको इतना टैक्स पेड करना है वो आपको नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर देना है। तो जब से आपका नेट प्रॉफिट आएगा ना, नेट प्रॉफिट जो आपके बुक के हिसाब से देगा, इसको हम लोग सबसे पहले पता करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले आपको एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा, जिसके लिए हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में अलग से नोट बनाएंगे और इसके लिए हम लोग एक एडजस्टेड पीएल क्रिएट करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने के लिए हमको वर्किंग में एक एडजस्टेड पीएल बनाना होगा और उस एडजस्टेड पीएल में वो सारे तमाम एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के या नॉन कैश नेचर के हैं उसको आपको पीएल के डेबिट में लिखना होगा और जो इनकम आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गए उसको आपको पीएल के क्रेडिट में लिखना होगा और इसका बैलेंसिंग फिगर आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसको आप यहां पे लिखोगे और फिर आप आगे का काम करोगे। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन क्लास में ये बताए हैं। अभी ये क्या है, एक तरह से मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं फिर से एक बार ये सम स्टार्ट करने के पहले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आप लिख दिए, इसमें आप करोगे क्या, इसमें आप ऐड करोगे
डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऑब्लिक इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऑब्लिक इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। देखो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ घट रहा है तो उसका ऐड और लेस करने का हिसाब यहीं पे होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और लेस करने के आइटम में आएगा वही इंक्रीज इन करंट एसेट्स ऑब्लिक डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये भी आप यहां लिखोगे। याद करने का क्या तरीका है, देखिए एक छोटा सा बात है, सेंटेंस है, याद करने का क्या तरीका है, ये कैसे डिक्रीज और इंक्रीज हम लोग याद कैसे रखेंगे। पहले तो इसके बारे में बता देते हैं, फिर लॉजिक बताते हैं कि क्यों ऐड हो रहा है और क्यों लेस हो रहा है। देखिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एकदम उल्टा होता है, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। देखिए घट रहा है तो ऐड होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। क्या, ये पोयम याद रखिएगा, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ करंट एसेट्स। बट करंट लायबिलिटी सीधा होता है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। ये पोयम याद रहेगा, करंट एसेट्स बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। ओके, लर्न हो गया। करंट एसेट्स को उल्टा ट्रीट करते हैं। अब ये क्यों हो रहा है ये बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए इन्वेंट्री शुरू में 5,000 है, बाद में 2,000 है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? शुरू मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब पिछले साल 5,000 है, इस साल के एंड में 2,000 है, मतलब ओपनिंग स्टॉक 5,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 2,000। बढ़ रहा है कि घट रहा है? घटने का कारण, स्टॉक घटने का कारण, वेरी गुड, बिका, और बिका होगा तो पैसा आया होगा, तो इनफ्लो हो रहा है ना। मैंने क्या बोला, इनफ्लो और आउटफ्लो ही करना है कैश फ्लो में। पैसा आ रहा है तो ऐड हो रहा है, ठीक है। अब डेटर मान लीजिए शुरू में 50,000 है, बाद में 30,000 है। 50,000 और 30,000 दोनों में डिफरेंस 20,000। बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। इसका मतलब आपने क्या किया, कलेक्ट किया, पैसा आपके पास आया, इसीलिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स हम ऐड करते हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी ये क्या होता है, क्रेडिटर्स वगैरह होता है। ये घट गया तो इसका मतलब आपने पेमेंट किया, ये बढ़ गया तो इसका मतलब आपने क्रेडिट में परचेज किया, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये ऐड हो जाता है और लेस हो जाता है। ये लॉजिक है इसके पीछे। लेकिन अभी भी लॉजिक के ऊपर नहीं जाना है अपने को, एक सिंपल सा पोयम याद रखना है कि क्या होगा। हम लोग ये तो देख सकते हैं ना कि ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना था, बढ़ गया कि घट गया, ये चेक तो कर सकते हैं। करंट एसेट्स का आजकल तो बैलेंस शीट में डायरेक्ट बोल ही देता है कि करंट एसेट्स का ये हेडिंग है, उसमें पहले तो पहचानना होता था। डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, स्टॉक इन्वेंट्री हो गया, सब लिखा रहता है। कैश एंड बैंक बैलेंस को छोड़कर, कैश एंड बैंक बैलेंस को इंक्लूड नहीं करते, वो कैश फ्लो में एकदम लास्ट में काम आता है, क्योंकि उसी का तो फ्लो कर रहे हैं हम लोग ना। बाकी जितने भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर, करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर, क्योंकि वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज का चीज है। बाकी जो भी है वो सब चीज हम लोग यहां पे एडलेस करते हैं। जैसे ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल अगर लिखा रहे अलग से तो, या फिर एक ट्रेड पेएबल लिखा रहे अलग से तो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम, ये सबको हम लोग कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये बढ़ गया तो घट गया, ये सब कुछ करने के बाद आपको ये ऐड करना होगा और ये लेस करना होगा, और फिर आपके पास जो फिगर आएगा उसमें से आप लेस कर दोगे टैक्स पेड। क्या कर दोगे, टैक्स पेड। और जब आप टैक्स पेड माइनस कर दोगे तो फाइनली आपके पास वो फिगर आ जाएगा, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आप उसको आउटर कॉलम में भेज दोगे। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। दूसरा, अगर ये नेगेटिव में आता है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप बोल सकते हो, पॉजिटिव में आता है तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोल सकते हो, सही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम इसका दे देते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाने के बाद बीच में आपका इसका एक फॉर्मेट आ जाएगा, ये फॉर्मेट को आप लोग
चाहो तो नोट कर सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे इसके ऊपर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज समझा देते हैं। बी नंबर होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग का नाम मतलब आप समझ रहे हो, हम कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स होता है जैसे कोई एसेट्स, कोई इन्वेस्टमेंट। अगर कोई एसेट्स परचेज हुआ, कोई इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ तो पैसा आया कि गया? गया। कोई इन्वेस्टमेंट या कोई एसेट्स सेल हुआ तो पैसा आया कि गया? आया। तो गया मतलब माइनस हो गया, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। आया मतलब प्लस हो गया, उसको बिना ब्रैकेट के लिखेंगे। जैसे हम लिख दिए सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। कोई भी फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट हो, अगर सेल हुआ है तो बिना ब्रैकेट के, परचेज होगा तो परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके रखे हैं तो हमें क्या मिलता है पर ईयर? डिविडेंड। अगर हम किसी को पैसा उधार दे रखे हैं तो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज करके रखे हैं तो हमको डिविडेंड मिल रहा है तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो डिविडेंड रिसीव्ड यहीं पर आता है, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या फिर रेंट रिसीव्ड। कोई प्रॉपर्टी खरीद के हम किसी को भाड़ा पे दे दिए, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका पैसा का फ्लो करता है कि नहीं करता है? पैसा आ रहा है ना, तो ये तीन ही चीज आते हैं इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब आज तमाम सारे हेडिंग्स लिखे रहेंगे लेकिन यही सब चीज को तोड़ तोड़ के देगा, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी कैपिटल गुड्स, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, परचेज हुआ तो पैसा गया, सेल हुआ तो पैसा आया, इंटरेस्ट मिला तो पैसा आया, डिविडेंड मिला तो पैसा आया, रेंट मिला तो पैसा आया। और जो जो आया उसको आप बिना ब्रैकेट के लिखिएगा, फिर ये सब जोड़कर बाहर जो जाएगा ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसको हम लोग कहेंगे कैश फ्लो ऑब्लिक यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड द थर्ड वन, पॉइंट नंबर सी, तीसरा जो फ्लो होता है कैश फ्लो, वो होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो हम लोग अब तीसरा लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज को आप जानते हो, फाइनेंस से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड, शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज में ये मिल जाते हैं। शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का तो पार्ट ऊपर हो गया, लेकिन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर इशू होता है तो पैसा आता है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर पैसा आएगा कि नहीं आएगा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर हो या फिर प्रेफरेंस शेयर हो, पैसा आएगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, पैसा आएगा। अपना ही इक्विटी शेयर को बाजार से खरीद लेते हैं, उसको बायबैक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने ही शेयर को खरीद रहे हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स। सेमेस्टर 5 में पढ़े होगे तुम लोग, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो बायबैक करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, पैसा जाएगा तो ब्रैकेट में भाई, है ना। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ब्रैकेट में, ठीक है। और क्या हो सकता है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर से पैसा आएगा। पहले इश्यू ऑफ डिबेंचर्स,
या लोन टेकन से पैसा आएगा बिना ब्रैकेट के, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या रीपेमेंट ऑफ लोन से पैसा जाएगा ब्रैकेट के अंदर। बस देखना यही है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। डिविडेंड पेड, जो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देते हैं वो तो हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज का चीज है ना। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट पेड, तो ये सब जो चीजें हैं ना ये सब आपके आ जाएंगे यहां के फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। तो आपको 3 एक्टिविटीज बताया गया, 3 तरह से आपका कैश का मूवमेंट होता है। पहला रोज का कारोबार के हिसाब से, वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा, कभी कभी कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं जिससे पैसा जाता आता है, साल में ऐसा कर ही लेते हैं ऐसा, तो पैसा आना जाना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिलेटेड होता है, जैसे एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से। और तीसरा होता है आपके कैपिटल के रेजिंग से एंड कैपिटल के रीपेमेंट से। कैपिटल आप कम कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, कैपिटल आप बढ़ा रहे हो तो पैसा आ रहा है, और मूवमेंट ऑफ कैश यही है। और इसी से कैश का फ्लो, अब बड़े बड़े कंपनीज कैश बुक तो बनाते हैं लेकिन उसके साथ ही साथ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ये पता करने के लिए कि पिछले साल हमारा कैश था, क्लोजिंग में जो कैश था, इतना सारा एक्टिविटीज हुआ, क्या हमारा सही है सब रिकॉर्ड, वो चेक करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनीज को बनाना मस्ट इंपॉर्टेंट, ये बनाना ही है। तो कंपनीज अपने बुक में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाता है, ये एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज किया जाता है, इससे कंपेयर किया जाता है कि पिछले साल किस किस से पैसा आया गया, ये सब चीज का हिसाब किताब, इसी चीज को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर ये तीनों को जोड़ देंगे, एक एक्टिविटीज था ऑपरेटिंग, 2 एक्टिविटीज यहां पर, ये तीनों बाहर वाले कॉलम को जोड़ेंगे ना तो जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे नेट कैश चेंज, नेट कैश चेंज। ठीक है, नेट चेंज इन कैश, उसको क्या कहेंगे हम लोग, नेट चेंज इन कैश। तो नेट चेंज इन कैश आने के बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ऐड करेंगे क्या, ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, तो जो फिगर आएगा वही होगा क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। और ये आपका जो बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस है ना, जो बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस है उसी से मैच कर जाएगा और ये हो जाएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा। ये मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया और इससे तुमको यही सब पे ध्यान है, और इससे क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से हम लोग एक कैश फ्लो का स्टेटमेंट समझ गए। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब हम लोग एक सम करते हैं जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को बताया जाएगा। ठीक।